जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी वफा का खंजर। विजयगढ़ और जयगढ़ राज्य में कई तरह की समस्याएं थी। दोनों ही बेहद संपन्न, मजबूत और धार्मिक राज्य थे। दोनों राज्य के रस्म और रिवाज ही नहीं बल्कि बोली भी एक जैसी ही थी। यहाँ तक कि विजयगढ़ के जयगढ़ राज्यों की लड़कियों की शादी भी एक दूसरे राज्य में होती थी। अंतर की बात यह करें तो यहाँ तक कि जयगढ़ की कविताएं विजयगढ़ वालों को पसंद नहीं आती थी और विजयगढ़ वालों का शास्त्र जयगढ़ वालों के लिए धर्म के समान था। दोनों राज्य के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा ही रहता था। इन राज्यों में से किसी भी तरक्की के जुड़ा कोई कार्य होता तो दूसरा राज्य वाला यहाँ तक समझता था कि उससे उसका नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि इन तरक्की के कार्यों से सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों को ही परेशानी होती थी, बल्कि बुद्धिमान लोग भी सिर्फ आपसी ईर्ष्या की वजह से उसे खराब ही कहते थे। विजयगढ़ की एक छोटी सी बात थी कि जयगढ़ वालों के लिए बहुत बड़ी होती थी कि उनके मन में से होता था कि इसका बदला हम विजयगढ़ वालों से लेंगे। ठीक ऐसा ही जयगढ़ वालों के साथ भी था। दोनों राज्य में इसी कोशिश में रहते थे कि कुछ ऐसा करें कि सामने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। नियम और व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें तो जैसे आग की तरह फैलती थी। अखबार हो या लोगों का मन, हर जगह यही आवाज़ आती थी, विजयगढ़ वालों की शिक्षा और अन्य नियम कानून जयगढ़ राज्य के लिए खराब है, उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। उधर विजयगढ़ वाले सोचते कि जयगढ़ वालों के उनके नए कानून के बारे में अखबार में कुछ छपने नहीं दिया है। वो सबका मुंह बंद करना चाहते थे। वो यहाँ के सारे मामलों में दबाना चाहते थे। वो हथियार तैयार करके हमें ख़त्म करना चाहते थे। ऐसे में हमारा भी फ़र्ज है कि हम उन्हें बताएं कि भगवान जिनके साथ होता है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जयगढ़ के कई सारे हुनरमंद लोग थे। इन्हीं में से एक का नाम था ऋषि बाई का। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। वो जयगढ़ के लोगों को अपनी कला का कायल करके विजयगढ़ की ओर बढ़ गए। उनके विजयगढ़ पहुंचते ही वहां के लोग जयगढ़ के दुश्मनी जैसे भूल ही गए। विजयगढ़ के थिएटर, नृत्यशाला और बाजार जैसे खाली हो चुके थे। श्री बाई की कला के लोग इतने दीवाने हो गए थे कि हर कोई उनके ही ठिकाने की ओर ही दौड़ते थे। सभी लोगों ने इस तरह के रवैये की वजह से विजयगढ़ के लोग अपना पैसा ही उस पर बर्बाद नहीं करते थे, उन्हें बल्कि राज्य से भी बर्बादी की ओर ले जा करते थे। मनोरंजन के लोगों से के लिए केंद्र बन चुकी थी। श्री बाई को लेकर जयगढ़ के मंत्रियों, पुरोहितों और अन्य सम्मानित लोगों ने यह राय बनाई थी कि इस नाचने वाली महिला को देश छोड़ने के लिए कहा जाए। विचार करने के बाद श्री बाई के नाम यह शाही फरमान पहुंचा, जिसमें लिखा था कि आपके यहाँ होने से अप्रिय घटना होने की आशंका है। ऐसे में शाही फरमान है कि आप इस तरह देश को छोड़कर चले। वैसे ही आदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एकदम खिलाफ था। इसी वजह से श्री बाई के साथ ही उसके देश जयगढ़ में भी इस पर आपत्ति जताई। इस फरमान की वजह से जयगढ़ की खामोशी छा गई और हर कोई गुस्से में था। कुछ चाहते थे कि विजयगढ़ के बातचीत करके सुलह की जाए और कुछ लोग की मांग युद्ध थी। फरमान आए तो लगभग एक दिन हो चुका था। लोगों की तरफ से आवाज़ आने लगी थी कि युद्ध युद्ध। यह सब सुनने के बाद युद्ध मंत्री सैयद अस्कारी ने कहा कि अब तो लोगों ने भी बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं, अब लड़ाई का ऐलान करने से देर कैसी। इस पर सेठ ने कहा क्या कि सारे लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। युद्ध मंत्री ने कहा कि शायद बहुत ज़्यादा तैयार हैं। सेठ ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि फतह मिलेगी। अस्करी के जवाब में दिया, हाँ बिल्कुल यकीन। लोग आपस में जंग कहते हुए हथियार एक दूसरे के बांटने लगे। ठीक 30 साल पहले भी इस जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जिसके कारण जयगढ़ में हिल गया था। युद्ध के कई सारे खानदान तबाह हो गए थे। सब कोई एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया था। उस वक्त पूरा जेल देशभक्तों से भर गई थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जाबाज ने मिर्ज़ा मंसूर भी थे। मिर्ज़ा को पूरा दिन जेल में हथौड़ा चलाना पड़ता था और बस आधे घंटे के लिए नमाज की छुट्टी मिलती थी। हमेशा
ही अपने बेटे मंसूर की याद आती थी। इस याद में उसका मन करता था कि डूबती मार कर भाग जाऊं और अपने बेटे से मिल जाऊं। एक दिन इस तरह से प्रबल हुई कि साहिल ने गंगा में कूद गया और रात भर वो गंगा के गोते लगाकर रहा। किसी तरह सुबह किनारे वो पहुंच गए, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल जान न बची थी। सांसें चल रही थी, लेकिन हालत अधमरी जैसी थी। किसी तरह हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और अपने बेटे असगरी के मिलने के लिए पहुंच गया। फिर 3 दिन बाद मंसूर अपने बेटे असगरी को अपने गोद के लिए हुई विजयगढ़ पहुंच गए। आपसे हुलिया और पहचान बदलकर मंसूर ने मिर्ज़ा जलाल नाम रख लिया। शरीर इतना हट्टा कट्टा था कि उसे सिपाही बना लिया गया। होते होते वो पहाड़ी किले का सूबेदार बन गया। भले ही वो जयगढ़ के पीछे छोड़ आया था, लेकिन देशभक्ति में उसके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हमेशा अपने बेटे असगरी के जयगढ़ दिखाकर कहता था कि तुम्हारा वतन है, वहीं से तुम हो। जब भी तुम्हें मौका मिले अपने देश के लिए सेवा करने से पीछे मत हटना। पिता की इस सभी बातों को असगरी के दिल में बड़ा प्रभाव पड़ा था। वो भरी ही बड़ा होकर बहुत बड़ा देशभक्त बना। वो सीधे विजयगढ़ के जयगढ़ गया और फौज की भर्ती हो गया और कुछ ही समय में अपने युद्ध कौशल में से युद्ध मंत्री बन गया था। अब देश में उठा यही युद्ध की मांग को देखते हुए जयगढ़ और विजयगढ़ को श्री बाई के उनके देश पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। विजयगढ़ ने भी साफ कह दिया कि वो जयगढ़ की फौज का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन श्री बाई को वो छोड़ेंगे नहीं। उसे अदालत में सज़ा जरूर मिलेगी। जयगढ़ में विजयगढ़ के मामले में दखल न देते हुए अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। विजयगढ़ ने से ऐसा जवाब मिलने के बाद असगरी ने अपने पिता मिर्ज़ा जलाल को खुफिया तरीके से एक पत्र भिजवाया। उसमें लिखा था कि विजयगढ़ में हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है। अब आप सबको जयगढ़ की ताकत का अंदाज़ा लगेगा। अगर लड़ाई के दौरान आपको कोई आँच आई तो आप इन्हें मेरे द्वारा भेजी गई मोहर दिखा देना। वो आपसी किसी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मेरे कैंप तक ले आएगा। साथ ही कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। यह मेरा भेजने के तीसरे दिन ही जयगढ़ के पूरे बल के साथ विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्य की फौज एक मुकाबला कर एक दूसरे को मंदोर की करीब 5 मील की दूरी पर हो रहा था। लड़ाई में विजयगढ़ के पास तोप और ताकत ज़्यादा थी, तो जयगढ़ के पास पराक्रमी सैनिक थे। होते होते लड़ाई 1 महीने तक चली। इस दौरान सब कुछ शमशान सा बन गया था, लेकिन दोनों देश के बीच युद्ध रुक नहीं रहा था। फिर ऐसा समय आया कि विजयगढ़ पूरी तरह से जयगढ़ पर भारी पड़ने लगा। हर जगह हर बार विजयगढ़ के हार का मुंह देखना पड़ रहा था। असगरी को पूरी जयगढ़ ने कोस रहा था कि इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था और सारे लोग तितर बितर हो गए। ऐसा हाल के असगरी ने सुझा कि मेरे पिता जिस किले की रखवाली करते हैं वो विजयगढ़ के अलग हो जाए तो आसानी से इन्हें हराया जा सकता है। उसने पिता को खत लिखवाकर कहा कि अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आपको अपने वतन का वास्ता है। आपको विजयगढ़ को जिताने के लिए उस किले पर जीत हासिल करने में हमारी मदद करनी होगी। यह खत पढ़ते ही असगरी के पिता मिर्ज़ा जलाल किले पर बैठे बैठे सोचने लगे कि आखिर मेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसा खत लिखने की। मैं भले ही अपने वतन से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन विजयगढ़ में मुझे मुसीबत के समय सहारा दिया है। मैं इसके साथ गद्दारी कैसे करूँ? ऐसा करने के ऊपर वाले के क्या मुँह दिखाऊँगा? वहाँ मेरे कर्म से भोगने के लिए बेटा या कोई दूसरा थोड़ी आएगा। जो भी करूँगा मैं उसे खुद ही भोगना पड़ेगा। तभी मन में हुआ कि बेटा का मुंह भी कैसे छोड़ दूं। तब तक शाम ढल गई और विजयगढ़ के अफसर की वर्दी पहन एक इंसान असगरी के टेंट से बाहर निकला। फिर वो विजयगढ़ की ओर घायलों की लाइन में जाकर ज़मीन पर तुरंत लेट गया। जैसे जैसे रात हुई जयगढ़ और वालों ने विजयगढ़ के किले पर हमला कर दिया। इस अंधेरे में गोला बारूद उन्होंने चला दिए। आराम से सब कुछ
करते हुए तो कम से कम ज़्यादा लोगों की जान भी नहीं जाती और विजयगढ़ वालों को तो कुछ पता ही भी नहीं चलता। तभी मिर्ज़ा ने मन में हुआ कि ये लोग यहाँ तक पहुँच तो नहीं पाएंगे और अगर पहुँच भी गए तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर मन में आवाज़ आई कि 30 साल से जिस तरह से इज्जत मिली है इनके साथ दगा करके मैं और सोच भी नहीं सकता। बस तो क्या करना है वो तो तय ही है। कहानी से सीख। प्रेमचंद्र की कहानी में वफा का खंजर यहाँ सीख देती है कि लड़ाई विनाश लेकर आती है। जितना हो सके युद्ध को टालकर बातों से चीज़ों सुलझानी चाहिए। दूसरी सीख यह है कि हमेशा अपनी काबिलियत के दम पर ही फैसला लें। अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा करने से कोई बार दगा मिल जाती है। लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की। हमारा कहानी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।